नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी ई ज्ञान में। हिंदी के उद्भव और विकास से संबंधित अपने इस चैनल पर हमने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखे हैं, जिनके माध्यम से हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझाने का प्रयास किया गया है। आज हम हिंदी के उद्भव और विकास से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को जोड़ते हुए एक मास्टर वीडियो तैयार की है, जिससे आप लोग निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। आज के इस टॉपिक से चाहे आपका एग्ज़ाम टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या जीआईसी लेक्चरर का हो अथवा यूजीसी नेट का हो, इसमें 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पर आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो प्रारंभिक तीनों वीडियो को सम्मिलित करते हुए उसमें और नई चीज़ों को जोड़ते हुए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए आज का ये मास्टर वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी के उद्भव और विकास से संबंधित मैंने आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ कि पृथ्वी पर जितने भी भाषाभाषी परिवार पाए जाते हैं, उसमें एक भाषा परिवार है भारोपीय। भारोपीय शब्द बनता है भारत प्लस यूरोपीय से। भारत प्लस यूरोपीय, जब दोनों को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो बनता है भारोपीय। तो भारोपीय परिवार की भाषा है संस्कृत, और संस्कृत का विकास भारत में सबसे पहले हुआ। संस्कृत से पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई थी। संस्कृत काल से पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन उसकी क्या भाषा है, कैसी है, वो भाषा आज तक पढ़ी नहीं गई है, पढ़ी नहीं जा सकी है। वैज्ञानिक उसके अध्ययन अध्यापन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। तो हिंदी के उद्भव का जो विकास का क्रम है वो निम्न प्रकार है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास हिंदी के मूल रूप में, हिंदी की मूल अर्थात हिंदी की जड़ जो मिलता है, वो जड़ हमको प्राप्त होता है वैदिक संस्कृत में। तो वैदिक संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का समय है, जिसमें कि चारों वेदों की रचना हुई। वेदों की जो रचना हुई वो वैदिक संस्कृत में हुई, और जब वैदिक संस्कृत को व्याकरण के कठिन नियमों में बांध दिया गया तो यह वैदिक संस्कृत जन सामान्य की भाषा से दूर हो गई। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति होती है कि कठिनता से सरलता की ओर, अतः मनुष्य कठिन शब्दों को छोड़ता चला जाता और अपने हिसाब से सरल शब्दों को अपने जीवन में, अपनी बोलचाल में जोड़ता चला जाता है। इसीलिए वैदिक संस्कृत से थोड़ा आसान लौकिक संस्कृत अस्तित्व में आई, जिसका समय था लगभग 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 500 ईस्वी पूर्व तक। अब जब लौकिक संस्कृत लोगों के सामने आई और लोगों ने लौकिक संस्कृत को बोलना शुरू कर दिया, तब धीरे धीरे लौकिक संस्कृत भी और सरल हुई। और उस समय जब लौकिक संस्कृत बहुत सरल हुई तो फिर एक भाषा अस्तित्व में आई, जिसका नाम था पाली, जो बौद्ध धर्म की भाषा कहलाती है। महात्मा बुद्ध ने अपने धार्मिक उपदेश पाली भाषा में दिए, क्योंकि बुद्ध जन सामान्य को अपनी बात समझाना चाहते थे, अपना दिव्य ज्ञान लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो उनके लिए वह भाषा सबसे आसान थी जो भाषा लोग समझ सकें, क्योंकि उस समय जन सामान्य की भाषा संस्कृत न रह करके पाली आ गई थी, अर्थात संस्कृत से थोड़ा कुछ आसान, लौकिक संस्कृत से थोड़ी कुछ आसान भाषा आ गई थी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में, अपने धार्मिक ग्रंथों में पाली भाषा को स्थान दिया, न कि संस्कृत को। जिस समय लौकिक संस्कृत से पाली भाषा अस्तित्व में आ रही थी, तो लौकिक संस्कृत की कुछ बोलियां विकसित हो चुकी थीं, जिनका नाम था, एक बोली थी मध्य देशीय, दूसरी थी पूर्वी और तीसरी थी पश्चिमोत्तरी।
ये तीनों बोलियां अस्तित्व में आ गई थीं। फिर उसके बाद जब ये तीनों बोलियां अस्तित्व में आ गई, लौकिक संस्कृत थोड़ा कठिन हो गई, तो लोगों ने पाली भाषा को अपना लिया, और जिसमें महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म के सर्वाधिक उपदेश हमें देखने को मिलते हैं। फिर जब पाली भी कठिन हो गई, पालियों में भी बोलियों का विकास हो गया, तो फिर आई प्राकृत, और पाली भाषा को हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी तक या प्रथम ईस्वी तक आप मान सकते हैं। पाली के बाद भी फिर बोलियां विकसित हुई, जैसे वर्तमान में हिंदी हमारी भाषा है, और हिंदी के साथ साथ हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं। जैसे बिहार में चले जाओ, भोजपुरी है, अवधी है, उधर बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, मैथिली है, मगही है, तो ये सब बोलियां हैं। इधर राजस्थान में मेवाती है, मारवाड़ी है, और आपका मालवी है, जयपुरी है, इधर पहाड़ में कुमाऊनी है, गढ़वाली, ये सब बोलियां हैं, लेकिन सब किसके अंतर्गत आती हैं? हिंदी के। तो वैसे ही उस समय जो पाली थी, तो पाली की कुछ बोलियां विकसित हो गई थी, लेकिन कहलाती सब पाली थी, लेकिन कुछ बोलियां थी जिनके नाम थे बोलियों के मध्य देशीय, पूर्वी, पश्चिमोत्तरी और दक्षिणी। लौकिक संस्कृत से विकसित बोलियों में दक्षिणी नहीं थी, और पाली से विकसित बोलियों में दक्षिणी भी एक बोली के रूप में थी। जब पाली भी कठिन हो गई, जन सामान्य से दूर होने लगी, तो फिर आई प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा में सर्वाधिक जैन धर्म के लोगों ने योगदान दिया प्राकृत भाषा की विकास में। तो प्राकृत भाषा को हम द्वितीय प्राकृत भी कह सकते हैं, क्योंकि पाली को कुछ विद्वानों ने प्रथम प्राकृत कहा है, इसलिए हम जो वास्तविक प्राकृत है, शुद्ध प्राकृत है, उसको द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत या प्राकृत भी कहा जाता है, जिसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। जब प्राकृत भाषा भी जन सामान्य से दूर होने लगी, व्याकरण के नियमों में अधिक बन गई, तो प्राकृत की भी कुछ बोलियां विकसित हो गई, जैसे शोरसैनी, पेशाची, ब्राचड, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, जो कालांतर में एक तरीके से बहुत सारी बोलियां मिलकर के अपभ्रंश कहलाई। जैसे हिंदी की बहुत सारी बोलियां मैंने अभी आपको बताया, वैसे ही ये प्राकृत की बोलियां थी जो बाद में अपभ्रंश कहलाने लगी। तो अब आ गया आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और इसी अपभ्रंश से जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चला, तो जब 1000 ईस्वी के आसपास का जो अपभ्रंश है, जिसको उत्तरवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है, या कुछ विद्वानों ने इसको अभट्ट भी कहा है, तो उस समय उसी अभट्ट से या उसी अपभ्रंश से 1000 ईस्वी के आसपास जो अपभ्रंश था, उसी से हिंदी एवं आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो हिंदी की विकास यात्रा शुरू होती है 1000 ईस्वी से अब तक। अब हम देख लेते हैं कि यह जो हिंदी शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये हिंदी शब्द कहाँ से अस्तित्व में आया। तो हिंदी शब्द का संबंध वैदिक संस्कृत के सिंधु से है। वैदिक संस्कृत में, वेदों में सिंधु एक नदी के रूप में वर्णित है, तो सिंधु शब्द से, और सिंधु शब्द लौकिक संस्कृत में आके सिंध बन गया। फिर यही जो सिंधु शब्द था वैदिक संस्कृत में, इसको जब ईरान से फारसी लोग या ईरानी लोग भारत में आक्रमणकर्ता के रूप में आए 1000 ईस्वी के आसपास या 1000 ईस्वी से बाद में, तो उन्होंने अपनी भाषागत विशेषताओं के कारण, क्योंकि उनकी भाषा फारसी थी, तो फारसी में सा को हा बोला जाता है और धा को दा बोला जाता है। तो सा को हा, धा को दा बोलने के कारण उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला। जब उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला, तो उनके लिए सिंधु नदी का मतलब हो गया हिंदू नदी। हिंदू शब्द सरल होकर के हिंद बन गया, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है
कठिनता थे सरलता की। मनुष्य का स्वभाव है वो हर कठिन चीज़ को सरल बनाने का प्रयास करता है। तो फिर जो है आपका हिंद शब्द बना, जिसका अर्थ था हिंदू अर्थात सिंध नदी के आसपास का क्षेत्र। सिंध नदी वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत का ही एक भूभाग हुआ करता था। इसके पश्चात कालांतर में हिंद का अर्थ सिंधु नदी के इस पार अर्थात पूरब के भूभाग में, जहाँ पर वर्तमान में भारत है, यहाँ से हो गया। फिर इसी हिंद शब्द में फारसी के प्रत्यय इक, ये इक जो है ये फारसी का प्रत्यय है। अपनी हिंदी का प्रत्यय है इक और फारसी का प्रत्यय है ईक, तो फारसी का प्रत्यय ईक जुड़ गया, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले लोग, और शब्द बनता है हिंदीक। तो हिंदीक शब्द की उत्पत्ति हुई हिंद शब्द में फारसी प्रत्यय ईक जुड़ने से। इसके पश्चात कै का लोप हो गया और हिंदी शब्द बना। परंतु जब हिंदी शब्द बन गया तो हिंदी अभी तक भी एक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। ये जो हिंदी शब्द उत्पन्न हुआ इसको एक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिल रही थी। तो मैंने आप लोगों की सरलता के लिए, समय बचाने के लिए इसको छोटा करके भी लिख दिया है कि पहले सिंधु था, वैदिक संस्कृत का शब्द, जो एक नदी थी, एक नदी का नाम आप इसको समझ सकते हैं, नदी। सिंधु एक नदी का नाम है। फिर सिंध लौकिक संस्कृत में बना। फिर ईरानी लोग जब भारत आए तो फारसी भाषा में उन्होंने सिंध का हिंद कर दिया और हिंद शब्द में ईक प्रत्यय जुड़ा, ईरानी फारसी का ईक प्रत्यय जुड़ के शब्द बन गया हिंदीक, और हिंदीक शब्द से फिर कै का लोप हो गया, शब्द बना हिंदी। इस प्रकार हिंदी शब्द अस्तित्व में आया। हिंदीक शब्द से ही यूनानी में इंडिका शब्द बना तथा अंग्रेजों ने इंडिया शब्द बनाया। हिंदीक शब्द से ही यूनानी में इंडिका और अंग्रेजी में इंडिया शब्द बना। अब भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? तो भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग सबसे पहले सरफुद्दीन यजदी एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे कवि थे। तो उन्होंने अपनी एक रचना लिखी जिसका नाम था जफरनामा। तो जफरनामा में 1424 ईस्वी में सबसे पहले हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग किया। हिंदी शब्द को एक भाषा के रूप में सबसे पहले सफरुद्दीन यजदी ने माना। अपनी कौन सी रचना में? जफरनामा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1424 ईस्वी। अमीर खुसरो साहब ने हिंदी को हिंदवी कहा था। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि किसने हिंदी को हिंदवी कहा। तो अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी कहा, यह आप ध्यान रख लेंगे। और अमीर खुसरो के बारे में आप जानते हैं कि यह खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में मैं आपको और कुछ बता दूं। इनका जो मूल नाम था वो था अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। अबुल हसन अमीर खुसरो का मूल नाम था। और अमीर खुसरो को हिंदू इस्लामिक समन्वित संस्कृति का पहला प्रतिनिधि कवि, हिंदुओं और मुसलमानों की समन्वित संस्कृति का पहला कवि भी या प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता अमीर खुसरो को। और इनको जो खुसरो की अमीर की उपाधि थी, अमीर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई थी। अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि, या ऐसा कहें कि अबुल हसन को अमीर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी और खुसरो की उपाधि इजुद्दीन ने दी थी। तो इन दोनों उपाधियों के कारण अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि अमीर और इजुद्दीन की उपाधि खुसरो, इसके कारण इनका नाम पड़ गया अमीर खुसरो। इनको तोता ए हिंद
भी कहा जाता है, जबकि इसका शुद्ध नाम है तूती ए हिंद। भारत की तूती, तूती शब्द बना है दूती से, तूती ए हिंद, हिंद की तूती अर्थात हिंद की दूती, हिंद का दूध। अगर हिंद के बारे में कुछ जानना है, हिंदुस्तान के बारे में कुछ जानना है तो अमीर खुसरो से जानिए। ये अमीर खुसरो के बारे में कुछ सूक्ष्म परिचय था उनका। गारसा द तासी अंग्रेज विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो गारसा द तासी ने हिंदी को हिंदुई कहा। यह दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी कहा और गारसा द तासी ने हिंदी को हिंदुई कहा। वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित 3 अर्थों में होता है। व्यापक अर्थ में हिंदी शब्द का अर्थ है 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां। भाषा विज्ञान में भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी शब्द का अर्थ है पश्चिमी एवं पूर्वी हिंदी। और संकुचित अर्थ में, संकुचित का मतलब होता है छोटे, बहुत छोटे अर्थ में खड़ी बोली। हिंदी शब्द का अर्थ खड़ी बोली। तो यह अब हम हिंदी शब्द के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान गए हैं। अब हम फिर वहीं पहुंचते हैं यहाँ पे अपभ्रंश पर। तो अपभ्रंश का जो समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके बाद क्या हुआ, अपभ्रंश में बहुत सारी बोलियां बनी अपभ्रंश की, जिनको हम विभिन्न प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से, और कुछ विद्वानों ने 5, कुछ विद्वानों ने 6, कुछ ने 7, और हम 7 ही पढ़ेंगे। अपभ्रंश के ये भेद बताए हैं। उससे पहले हम जो हमारा उत्तरी अपभ्रंश था 1000 ईस्वी के आसपास, और उसी को हम प्रारंभिक हिंदी भी कहते हैं, तो उसका उत्तरी अपभ्रंश का 1000 ईस्वी के आसपास वाले अपभ्रंश का विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या नाम दिया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हैं अपभ्रंश के उपनाम। देसिल वयाना, तो देसिल वयाना कहा है विद्यापति ने, ध्यान रखना। देसिल वयाना किसने कहा है, विद्यापति ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसी उत्तरी अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तरी अपभ्रंश को कहा है प्राकृताभास। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि प्राकृताभास किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है। और अब्दुल रहमान ने कहा है अवहट्ट। अवहट्ट किसने कहा है अपभ्रंश को, अब्दुल रहमान ने। अब आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से हुआ है। किस प्रकार हुआ है, जरा इस बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अपभ्रंश 7 अपभ्रंश अधिकतर विद्वानों ने माने हैं। उन अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां या उपभाषाएं विकसित हुई, उनके बारे में मैंने ये थोड़ा सा समझाने का यहाँ प्रयास किया है। तो सबसे पहले अपभ्रंश था मागधी अपभ्रंश। तो इसका नाम मागधी अपभ्रंश इसलिए पड़ा, पहले आप जानते थे कि मगध महाजनपद हुआ करता था। 16 महाजनपदों का युग था। उस समय मगध एक महाजनपद हुआ था। तो उसी मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना नाम से जानी जाती है, तो वहाँ के आसपास जो अपभ्रंश विकसित हुआ उसका नाम था मागधी अपभ्रंश। और इस अपभ्रंश से निम्नलिखित भाषाओं का विकास हुआ, जो मैंने इसमें आगे छोटे छोटे एरो के माध्यम से आपको बताई हैं। तो मागधी अपभ्रंश से बनी बिहारी हिंदी, फिर बनी आपकी बांग्ला, जो आपके बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। फिर बनी असमिया, बांग्लादेश से लगा हुआ भारत का 7 सिस्टर में से एक राज्य असम, असम की भाषा असमिया, और उड़िया जो उड़ीसा राज्य की भाषा है। तो इन 4 भाषाओं का विकास हुआ मागधी अपभ्रंश से।
फिर उसके बाद आता अर्ध मागधी अपभ्रंश, इसको याद कर लेंगे, मागधी, मागधी का फिर आधा कर दिया, अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ पूर्वी हिंदी का विकास। फिर आता है नंबर 3 पर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, बहुत आसान है याद करना, में से महाराष्ट्री और में से मराठी, तो मराठी भाषा का विकास हुआ महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। फिर आता है खस अपभ्रंश, तो खस अपभ्रंश जो है आप समझ सकते हैं कि खस कोई जड़ी बूटी होती है जो पहाड़ों पर पाई जाती है, ऐसे करके आप अपने मन से समझ सकते हैं। तो खस अपभ्रंश से हुआ पहाड़ी हिंदी और नेपाली, नेपाली भाषा कहो जो इस समय नेपाल में बोली जाती है, और पहाड़ी हिंदी का विकास। फिर आता है आपका ब्राचड अपभ्रंश, तो ब्राचड अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ। सिंधी भाषा वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बोली जाती हैं। पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तूनवा प्रांत। तो सिंध प्रांत जो भारत के राजस्थान राज्य से लगा हुआ, भारत का जो राजस्थान राज्य है, थार का जो मरुस्थल है और साथ ही कच्छ का जो रण है, इससे लगा हुआ जो पाकिस्तान का भाग है वह सिंध प्रांत कहलाता है। तो सिंध प्रांत में जो भाषा बोली जाती है सिंधी, तो सिंधी भाषा का विकास हुआ ब्राचड अपभ्रंश से। छठा अपभ्रंश है पेशाची अपभ्रंश, तो पेशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा भाषा का विकास हुआ। कुछ विद्वान कश्मीरी भाषा का विकास भी पेशाची अपभ्रंश से मानते हैं। उसके बाद 7वें नंबर का सबसे महत्वपूर्ण अपभ्रंश था शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषाओं का विकास हुआ। इसके लिए आप शोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ, इसके लिए आप एक ट्रिक भी बना सकते हैं। मैंने ट्रिक बनाई है परागु, पे से पश्चिमी हिंदी, रा से राजस्थानी, गु से गुजराती। आप अपने हिसाब से कोई दूसरी ट्रिक भी बना सकते हैं। ये जो उपभाषाएं बनी थी, तो इसमें से 5 उपभाषाएं हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, या कहें कि हिंदी की मुख्य 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ। एक है बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। ये मैंने टिक कर दिए हैं, ये 5 उपभाषाएं हैं। इनसे हिंदी की 17 बोलियों का विकास हुआ है। तो ये 5 उपभाषाएं हैं, यहाँ पे ही देख लेंगे, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब हम इन उपभाषाओं से विकसित बोलियों की चर्चा करेंगे। यह है उपभाषाएं। तो पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का विकास हुआ। पहली है खड़ी बोली, जो वर्तमान में भारत की राजभाषा है। दूसरी हरियाणवी, जो हरियाणा में बोली जाती है। कन्नौजी, उत्तर प्रदेश के कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रजभाषा, वृंदावन मथुरा वाले क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रभाव है, ब्रजभाषा बोली जाती है। बुंदेली झांसी तथा उसके आसपास जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें बुंदेली बोली जाती है। तो पश्चिमी हिंदी से कुल 5 बोलियों का विकास हुआ। तो उपभाषा पश्चिमी हिंदी, बोलियों की संख्या 5, ध्यान रखेंगे। दूसरी है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर आती है आपकी उपभाषा राजस्थानी। तो राजस्थानी से 4 बोलियों का विकास हुआ। राजस्थान है तो राजस्थान को 4 भागों में बांट दो, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। अब इनकी बोलियां बना लो। पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी भी कहा जाता है, ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी भी कहा जाता है। फिर पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर आता है जयपुर, तो इसको पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी भी कहा जाता है। फिर आती है उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती भी कहा जाता है। उत्तरी राजस्थान में एक स्थान है मेवात, मेवात के आसपास अर्थात मेवाती।
दक्षिणी राजस्थान को मालवी कहते हैं। तो राजस्थानी भाषा से 4 बोलियां विकसित हुई, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। नंबर 4 पर आती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से 2 बोलियों का विकास हुआ, पश्चिमी पहाड़ी जिसको मंडियाली भी कहते हैं, जो आपकी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। फिर है मध्यवर्ती पहाड़ी जो उत्तराखंड में बोली जाती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी इसके अंदर आ जाती हैं। अब है आपकी नंबर 5वीं उपभाषा बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी से आपकी 3 बोलियों का विकास हुआ है। भोजपुरी, भोजपुरी बोली के बारे में यह विशेष तथ्य है कि भोजपुरी बोली सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। फिर मैथिली और तीसरे नंबर पर है मगही। तो इनको हम यदि जोड़ते हैं तो कुल 5 उपभाषाएं हो गई और 17 बोलियां। तो वर्तमान में हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां प्रचलन में हैं। अब हम इसको एक एक बोली को क्लियर करते हुए चलेंगे। एक एक बोली से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले लेते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली, तो इस बोली को खड़ी बोली क्यों कहा जाता? खड़ी बोली कहने के कुछ कारण हैं। तो विद्वानों ने खड़ी बोली कहने के कुछ कारण बताए हैं। जैसे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की मान्यता है कि इसके वर्णों में, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के जो वर्ण हैं, इसके वर्णों में खड़ी पाई की अधिकता है, इसलिए इसको खड़ी बोली कहा जाता है। खड़ी पाई क्या होती है? जैसे मैं वर्ण लिखता हूँ का, तो ये मैंने का लिखा तो इसमें एक पाई आएगी, ये सीधा डंडा, इसको कहते हैं पाई। तो एक खड़ी पाई है का। मैंने लिखा खा, तो खा में भी एक खड़ी पाई आएगी। मैंने लिखा गा, गा में भी एक खड़ी पाई आएगी। मैंने लिखा पा, पा में भी एक खड़ी पाई आएगी। मैंने लिखा फा, फा में भी खड़ी पाई आएगी। मैंने लिखा चा, चा में भी खड़ी पाई आ गई। तो इस कारण इसको डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि इसमें, इसके वर्णों में खड़ी पाई की अधिकता है, तो इसलिए इसको खड़ी बोली कहा जाता है। दूसरे विद्वान हैं उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी का मत है कि यह खरी अर्थात कर्कश है। जब खड़ी बोली होती है इसमें कर्कशता है, मिठास नहीं है, हल्का कड़वापन है, सुनने में बड़ी कर्कश सी लगती है, इसलिए इसको खड़ी बोली कहा जाता है। यह मत था उदय नारायण तिवारी जी का। और सबसे महत्वपूर्ण मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जो कि सबसे अधिक माना जाता है कि यह जो है खरी अर्थात शुद्ध है। इसके बारे में कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, खरी अर्थात शुद्ध है, अतः इसे खड़ी बोली कहा जाता है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत के समर्थन में अनेक विद्वान आ गए। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मत का समर्थन किया। लल्लू लाल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का समर्थन करा और लल्लू लाल जी ने इसको खड़ी बोली को खड़ी बोली ही कहा। और डॉक्टर नामवर सिंह ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मत का समर्थन किया। अब खड़ी बोली को किन किन विद्वानों ने किस किस नाम से कहा जाना है, या किन विद्वानों के द्वारा क्या क्या नाम दिए गए हैं, यह मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो नामकरण, तो खड़ी बोली को खड़ी बोली कहा है लल्लू लाल ने, लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली को खड़ी बोली कहा है। खड़ी बोली को कोरवी, खड़ी बोली को कोरवी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने तथा राहुल सांस्कृत्यायन ने। इन 3 विद्वानों ने खड़ी बोली को कोरवी नाम दिया है। गिलक्राइस्ट ने जो कि एक अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। तो ध्यान रखेंगे, टकसाली भाषा खड़ी बोली को किसने कहा है? गिलक्राइस्ट ने। एक हिंदी के विद्वान हैं सुनीति कुमार चटर्जी। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय भाषा कहा है। जनपदीय भाषा किसने कहा है खड़ी बोली को? सुनीति कुमार चटर्जी ने। अब खड़ी बोली का क्षेत्र, खड़ी बोली का जो क्षेत्र है
यह मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा इससे लगे कुछ भाग खड़ी बोली का क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे दिल्ली, मेरठ, आगरा। आप इसको याद करने के लिए एटलस का भी सहारा ले सकते हैं। एटलस में एक बार ये स्थान देखने पर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो खड़ी बोली का क्षेत्र है दिल्ली, मेरठ, आगरा, सहारनपुर, देहरादून, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और इसके आसपास का कुछ क्षेत्र। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने मेरठ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी बोली को मानक खड़ी बोली कहा है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मेरठ के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली को मानक खड़ी बोली कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आगरा के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली को मानक खड़ी बोली कहा है। तो ये दोनों तथ्य आप याद रखेंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मेरठ के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली को मानक खड़ी बोली माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आगरा के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली को मानक खड़ी बोली कहा है। अब खड़ी बोली में जो साहित्य लिखे गए हैं उसको देख लेंगे। तो खड़ी बोली में नाटक लिखे गए हैं, लोकगीत एवं पवाड़ा। पवाड़ा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पवाड़ा किस भाषा में लिखा गया साहित्य है। तो पवाड़ा खड़ी बोली में लिखा गया साहित्य है। अब इससे खड़ी बोली से संबंधित अन्य विशेष तथ्यों को देखने का प्रयास करते हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि। दक्षिण भारत में हिंदी ही बहुत कम बोली जाती है और दक्षिण भारत के कोई ऐसे कवि जिन्होंने खड़ी बोली में रचना करी हो तो उनका नाम है मुल्ला वजही। तो मुल्ला वजही ने सवरंग नामक ग्रंथ में खड़ी बोली में सवरंग नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इसको आप याद कर लेंगे। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, ध्यान रखेंगे। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना यह चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की। खड़ी बोली गद्य की प्रथम परिमार्जित रचना, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक है परिमार्जित रचना, प्रथम परिमार्जित रचना, एक है प्रथम रचना। प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा और परिमार्जित रचना भाषा योग वाशिष्ठ। राम प्रसाद निरंजनी की 1741 में प्रकाशित भाषा योग वशिष्ठ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम परिमार्जित रचना कहा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिया प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा 1914 में प्रकाशित प्रिया प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिया प्रवास का जो मुख्य रस है वह है श्रृंगार। श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार, तो वियोग श्रृंगार से परिपूर्ण रचना है प्रिय प्रवास। नंबर 6 इसका विशेष तथ्य देखेंगे। अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने 1885 से 87 तक खड़ी बोली के समर्थन में आंदोलन चलाया। खड़ी बोली आज भारत की राजभाषा है। तो खड़ी बोली भारत की राजभाषा ऐसे ही नहीं बन गई। बहुत खड़ी बोली के जानकारों और विद्वानों ने इसको राजभाषा बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया और अनेक आंदोलन चलाए, जिसमें है पहला अयोध्या प्रसाद खत्री। 1885 से 87 तक इन्होंने खड़ी बोली के समर्थन में आंदोलन चलाया। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहा है। ध्यान रखना ये तथ्य। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को क्या कहा है? हठी एवं मूर्ख। वर्तमान में खड़ी बोली की 3 शैलियाँ प्रचलन में हैं जिनमें खड़ी बोली लिखी जाती है। ये 3 शैलियाँ हैं। पहली शैली है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी शैली वह है जिसमें संस्कृत एवं अरबी फारसी के सभी प्रचलित शब्दों को लेकर कोई रचना लिखी जाती है, तो वह कहलाती है हिंदुस्तानी शैली। एक शैली आर्य भाषा या साहित्यिक खड़ी बोली की शैली। इसमें
तत्सम शब्दों की प्रधानता है। अरबी फारसी के शब्द इस शैली में नहीं पाए जाते हैं। तीसरी है उर्दू। उर्दू शैली उर्दू खड़ी बोली की ही एक शैली है जिसका वास्तविक नाम है जवान उर्दू मुल्ला। जवान उर्दू मुल्ला। इसमें अरबी फारसी के शब्दों की भरमार है। अब हिंदी प्रदेश। वर्तमान में जो हिंदी है, जो खड़ी बोली है, जो भारत की राजभाषा है, कुछ राज्यों की राजकीय भाषा भी है। तो ये है उत्तर प्रदेश तथा इसके पड़ोसी राज्य। आपको उत्तर प्रदेश भी याद हो जाएगा, इसके पड़ोसी राज्य भी याद हो जाएंगे और साथ ही आपको उन हिंदी प्रदेशों का नाम पता चल जाएगा जिनकी राजकीय भाषा राजभाषा भारत की और राजकीय भाषा प्रदेशों की हिंदी है। प्रथम राजभाषा हिंदी, आप इसको ऐसे समझेंगे। उत्तर प्रदेश प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा उर्दू। उत्तराखंड प्रथम राजभाषा हिंदी, द्वितीय राजभाषा संस्कृत। हिमाचल प्रदेश हिंदी। हरियाणा। हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश से लगता है। सहारनपुर मंडल का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश से लगता है। फिर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार 10 राज्य हो गए। और अगर कि केंद्र शासित प्रदेश को निकाल दें तो 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, और कुल योग हो गया 10 राज्य। ये हिंदी भाषी राज्य हैं। आज के लिए इतना ही। कल बोलियों से संबंधित नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।